बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम थर्मोमीट्री के स्केल और जनरल गैस इक्वेशन को कवर अप करेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सेंटीग्रेड स्केल यानी जो हम सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं थर्मामीटर के अंदर, आमतौर पर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होती हैं। तो ये जो सेंटीग्रेड है ये क्या है और इसको कैसे डिस्कवर किया गया, तो इसके बारे में जी, क्योंकि पहले हम ये तसव्वुर करते थे कि एक चीज़ को देखा वो ठंडी है, दूसरी चीज़ को देखा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम कहते थे ये गर्म है। तो हमारे पास कोई ख़ास स्केल नहीं था कि वो कितना डिफरेंस है उन दोनों में। एक चीज़ जो है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप ये इसको हम नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी का। ये आपके पास दो चीज़ें हैं। आप कह लें कि ये हॉट है, हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों के टेम्परेचर में कितना फ़र्क होगा, ये फ़र्क को डिस्कवर करने के लिए हमने सेंटीग्रेड स्केल बनाया है। इसके लिए जी एक टेक्निक यूज़ की गई। वो टेक्निक ये है कि वाटर को जब कोल्ड किया जाए तो आपको पता है कि ये आइस की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे आइस बर्फ़ जो है ना बन जाए, यानी वाटर आइस बन जाए, उसको हमने फ़र्ज़ी टेम्परेचर ज़ीरो का दे दिया गया। यानी 0 डिग्री उसको फ़र्ज़ी टेम्परेचर दे दिया कि ये ज़ीरो है। और जब उसको हीट अप किया तो हीट अप करने पे वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके बॉयल करना शुरू कर देगा। उस टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया फ़र्ज़ी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। और ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़ीरो के दरमियान गैप था, इसको फिर हमने कन्वर्ट किया 100 बराबर हिस्सों में, डिवाइड कर लिया। तो इसका जो एक बराबर हिस्सा आया उसको हमने नाम दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये इस तरह जो है ना इसका स्केल बनाया गया है। तो इसके 100 बराबर हिस्से किए गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंटीग्रेड स्केल। इसके मेल्टिंग पॉइंट को हमने नाम दे दिया 32 फ़ारेनहाइट का। यानी हमने कहा कि ये जिस टेम्परेचर पे पानी जो है ना वो फ्रीज़ होता है उसको 32 डिग्री का नाम दे दिया फ़र्ज़ी। और फिर इसको बॉयल किया, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा तो उसको नाम दे दिया 212 फ़ारेनहाइट का। अब जी इन दोनों के दरमियान जो गैप आया उस गैप को हमने डिवाइड किया, उसके हमने 180 इक्वल पार्ट्स बना दिए और एक पार्ट को हमने नाम दिया फ़ारेनहाइट का, 1 फ़ारेनहाइट का। तो इस तरह जो ना हमने फ़ारेनहाइट स्केल को डिस्कवर किया। डेफिनेटली इसके जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं ये 180 हिस्से बनाए हैं, जबकि हमने डिग्री सेंटीग्रेड में सिर्फ 100 इक्वल पार्ट में तकसीम किया था। तो इट मीन कि ये इसके जो स्केल्स होंगे वो छोटे होंगे और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। इसी तरह केल्विन स्केल के बारे में हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो में भी बात की थी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब वाटर जो है ना वो आइस की शक्ल में कन्वर्ट होता है तो उसको हमने नाम दिया था 273 केल्विन का। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 273 केल्विन होती हैं। और इसका फार्मूला भी ये है कि टेम्परेचर के अंदर सेंटीग्रेड के अंदर आप 273 को ऐड अप कर लें तो इससे आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह केल्विन का ये फार्मूला दिया हुआ फ़ारेनहाइट का भी, और सेंटीग्रेड के फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ये अक्सर MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन है। जनरल गैस इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं, लेकिन उसके लिए आपने थोड़ा सा पीछे अपने लेक्चर्स को रिमाइंड करना है कि आपने एक बॉयल लॉ के अंदर पढ़ा था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने इसको एज इट इज़ बॉयल लॉ के मुताबिक लिख लिया। फिर आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं चार्ल्स लॉ के अंदर। एक लॉ अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह वो आगे जाके पढ़ेंगे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ की ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। यानी जितनी गैस ज़्यादा होगी उसका उतना ही वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो इट मीन कि हमने 3 लॉ
जो है ना वो यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। तीनों की मैथमेटिकल फॉर्म को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एक ही इक्वेशन के अंदर। तो वॉल्यूम बन जाएगा नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के डायरेक्टली और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो कांस्टेंट लगता है, और कांस्टेंट यहाँ पे जो लगेगा उसको हम बोलेंगे जनरल गैस कांस्टेंट। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी V बराबर है RNT/P, और P यहाँ पे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो इधर ले जाएं तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PV बराबर है NRT। क्लियर हो के बाद उसके बाद ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई है, और ये इक्वेशन बॉयल लॉ ही को शो करती है। कैसे? देखिए बॉयल लॉ में हमने पढ़ा था कि पी वी बराबर आता है के क्या है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें पी वी बराबर है एन आर टी। एन नंबर ऑफ मोल हमने कहा था बॉयल लॉ के अंदर पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखते हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, ये पहले ही कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी हमने बॉयल लॉ के अंदर कांस्टेंट रखा था। तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इन तीनों की जगह पे हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट रखें तो ये बन जाएगा पी वी बराबर है के, जो कि बॉयल लॉ है। इसी तरह चार्ल्स लॉ को देखें। चार्ल्स लॉ भी ऐसी है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने देखा कि वी और टी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि हमने चार्ल्स लॉ के अंदर दो चीज़ों को कांस्टेंट रखा था, एक नंबर ऑफ मोल को और दूसरा प्रेशर को। ये नंबर ऑफ मोल और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा वी बराबर है के टी। यानी हमने आर एन और पी की जगह पे एक ही चीज़ लगा दी है, वो है कांस्टेंट, क्योंकि तीनों कांस्टेंट हैं। इसी तरह एवोगैड्रो लॉ के अंदर अगर हम देखें तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन के, तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इन चीज़ों को कांस्टेंट रखें, आर पहले ही कांस्टेंट है, तो इन तीनों को जहाँ पे के लगा दें तो ये बन जाएगा एवोगैड्रो लॉ की इक्वेशन। उसके बाद ये इक्वेशन में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं कि अगर आपके पास गैस का सिर्फ एक मोल हो, यानी आपके पास जो गैस है अगर उसका सिर्फ एक मोल है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसको हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एन की वैल्यू हमने यहाँ पे एक पुट कर दी, और आपको पता है कि एक से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी। और अगर आपने यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो आर के साथ टी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब जी अगर आपके पास एक गैस है, उसका टेम्परेचर T1 है, उसका प्रेशर P1 है, और उसका वॉल्यूम V1 है, तो आप उसको हीट अप करेंगे तो उसके हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। इट मीन कि उसका टेम्परेचर T2 पे चला जाएगा, प्रेशर आप फ़र्ज़ कर लेंगे आपने साथ प्रेशर को भी चेंज किया है तो प्रेशर भी P2 पे चला गया, और गर्म करने पे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो V2। तो अगर हम इतनी इक्वेशन को यानी हीट अप करने से पहले की इक्वेशन निकालें आर की, तो ये बन जाएगा P1V1/T1 बराबर है आर के। और अगर हम इस साइड को यानी हीट करने के बाद वाली सिचुएशन की इक्वेशन बनाए तो ये बनेगा P2V2/T2 बराबर है आर के। अब इन दो इक्वेशन में इस साइड पे भी आ रहा है, इस साइड पे भी आ रहा है, एक साइड बराबर है तो इट मीन कि दूसरी साइड भी बराबर होगी, तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया P1V1/T1 बराबर है P2V2/T2। आपने ये फार्मूला भी अच्छे तरीके से ज़बानी याद करना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा और ये जनरल गैस इक्वेशन है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल एक हो तो फिर आपने जनरल गैस इक्वेशन को इस वाली को यूज़ करना है। तो ये 1 मोल के लिए और ये n मोल के लिए इक्वेशंस हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे इस्तेमाल होंगी।